वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं ड्रीम स्टेशन की ओर से। मेरा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इस पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, जिस पर मैं सुबह 10:30 और रात को 10:30 बजे क्विज कंडक्ट कराता हूं और जो भी पढ़ाता हूं उनके क्वेश्चंस मैं क्विज में देता हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें इनके शॉर्ट नोट्स मैं रोज डालता हूं। आइए चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में अनुसूचियां होती क्या हैं? जब भारतीय संविधान बनाया गया तो उसमें कुछ टॉपिक्स को अलग अलग सूचियों में डाल दिया गया, जिन्हें हम भारत संविधान की अनुसूचियां बोलने लगे। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम उस संविधान को मूल संविधान कहते थे। तो उस टाइम मूल संविधान में 8 अनुसूचियां रखी गईं, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को क्रमशः डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद जैसे जैसे और प्रॉब्लम्स आने लगी तो हमने उन 8 अनुसूचियों के अलावा 4 अनुसूचियां और जोड़ दी। तो इसमें हम 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, 8+4। आइए फर्स्ट अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अनुसूची, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंडिया में रहने वाले हैं, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स का वर्णन हमें पहली सूची में देखने को मिलता है। देखो इसमें लिखा हुआ है भारतीय राज्यों की सूची, जो कि 28 हैं, और केंद्र शासित जो कि 9 हो गए हैं। पहले 7 थे बट 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर 9 हो गए हैं 2019 से। तो भारतीय राज्यों की अनुसूची और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में हमें फर्स्ट शेड्यूल से जानकारी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर भारत में कोई राज्य बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो किस अनुसूची में बदलाव करना पड़ेगा, तो सिंपल सा आंसर होगा पहली अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? फर्स्ट अनुसूची में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने लिखा है उस परिवर्तन को करने के लिए उपयोग की गई सीमा और कानूनों में किसी भी प्रकार को परिवर्तन सूचीबद्ध करें। इट मीन्स अगर हम कोई भी बदलाव करते हैं, किसी भी स्टेट्स की सीमा को घटाते या बढ़ाते हैं, तो किसमें परिवर्तन होगा? फर्स्ट सूची में। आइए इसे हम याद कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन आता है हमारे लिए? भारत से बड़ा तो कोई नहीं है ना, तो इसलिए हम याद करेंगे सबसे पहली अनुसूची भारत। अब आते हैं सेकंड, एस से सेकंड एंड एस से सैलरी। इसे याद करने का तरीका कि आप भारत में रहने लगे हो, आपको सैलरी भी तो चाहिए, वेतन भत्ता चाहिए। तो इसके लिए मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, एस से सैलरी और एस से सेकंड। तो सेकंड अनुसूची किससे रिलेटेड है? सैलरी से, क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट जैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो हमें टू द पॉइंट ही आंसर एकदम से हमें करने होते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो उस टाइम हम अंदर का पैराग्राफ या उसके अंदर की बातें नहीं जानकर डायरेक्ट आंसर लगाने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। तो एस से सेकंड और एस से सैलरी याद रखना ये। तो सैलरी का जितना भी सब बातें हैं वो किस में दी गई हैं? सेकंड अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। ओके, तो इसमें जितने भी सारे भारत के सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो 1 मिनट, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, न्यायाधीश हो या नियंत्रक, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है थोड़ा सा, और बाकी इसका एक अलग से चैप्टर भी होगा। ये जितनी भी मैंने सब बताए हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनके जितने भी सबके वेतन के बारे में जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? सेकंड शेड्यूल से। आपको इतना समझ में आ गया? मैं दोनों सूची फिर से आपको याद करा देता हूं। दोनों अनुसूची, पहली अनुसूची भारत के बारे में आती है, क्योंकि सबसे पहले हम भारत से स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं, किसमें क्या क्या है, ये सब किस सूची में आती है? पहली अनुसूची में। सेकंड अनुसूची सैलरी, एस से सेकंड, एस से सैलरी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड अनुसूची। अब देखो आप भारत में रहने लगे, आपको सैलरी भी मिलने लगी, मीन्स आपको एलोकेट कर दिएगी, इसको इतनी सैलरी होगी, इसको इतनी सैलरी होगी। अब ये आके शपथ लेंगे, आप इनको लिंक करते हो चलो आराम से याद होंगे। आप क्या करेंगे? आके शपथ लेंगे। अब ये शपथ लेंगे तो इस जितनी भी सब शपथ लेते हैं निर्वाचित नियुक्त अधिकारी, उनका लेखा जोखा किसमें होता है? थर्ड अनुसूची में। वो किसमें मिलती है? थर्ड अनुसूची में। गॉट इट? ओके, लेट मी टेक 1 मिनट। ये किसमें मिलती है? थर्ड अनुसूची में। अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल में।
फोर्थ शेड्यूल में हम राज्यसभा का वर्णन करते हैं। हम सभी को पता है कि सदन के दो सभा होती हैं, राज्यसभा। हम सदन को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सदन, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, सबन सा लग रहा है सदन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और सेकंड इज लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन। तो राज्यसभा में कितने मेंबर एलोकेट होंगे, कहां से होंगे, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है फोर्थ से। ठीक है, आपको पता है कि 250 टोटल सीट्स होती हैं राज्यसभा में मैक्सिमम, जिसमें से 238 सीट्स इलेक्शन होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो विधानसभा के सब सदस्य होते हैं वो इनको चुनते हैं, और विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, जनता, तो इसलिए इसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और बाकी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। ये 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किलफुल होते हैं, चाहे सिंगर हो या एक्टर हो या क्रिकेटर हो, जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर, ओके, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, ओके। तो ये सब नॉमिनेशन से आते हैं और ये इलेक्शन से आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। तो इन सबका जिक्र किसमें किया गया, राज्यसभा की अंदर, जो कि फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है, ओके। तो आपको पता है कि विधानसभा के सदस्य ही इनका चयन करते हैं राज्यसभा के। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्या केवल राज्य के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं? नहीं, केंद्र शासित के भी चुनते हैं। इसलिए देखो मैंने यहां पे लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यहां से भी चूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली, मैं आपको शॉर्टकट में लिख देता हूं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा भी है। विधानसभा भी है तो वहां से भी मेंबर आएंगे, जो वहां से मेंबर आएंगे तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये राज्यसभा के सदस्यों को चूज करते हैं, ओके। यहां तक क्लियर है? पहला मैंने बताया भारत के बारे में, राज्य के बारे में, केंद्र शासित के बारे में। सेकंड मैंने बताया सैलरी के बारे में। थर्ड मैंने बताया अभी आपको शपथ के बारे में। फोर्थ मैंने बताया राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। राज्य जितने भी सदस्य होते हैं वो राज्य के द्वारा चुने जाएं या केंद्र शासित से चुने जाएं। क्लियर है? आगे चलते हैं। द फिफ्थ शेड्यूल इज अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, ओके। और ये अनुसूचित जाति को जो भी आरक्षण मिलता है किसके अकॉर्डिंग मिलता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग मिलता है कि उस प्रदेश में या उस केंद्र शासित में कितने परसेंट अनुसूचित जाति है, कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसे मैं आगे भी बताऊंगा, अगर किसी को ना समझ में आए तो परेशान ना हो और फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ओके। तो अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रशासन के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा कैसे नहीं, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, कि किस तरह से कंट्रोल करना है, ओके। आगे चलते हैं। देखो आप इनको पॉइंट से याद करो। पहला मैंने बताया राज्य, अब राज्य होगा तो उनको सैलरी भी दी जाएगी, उनको शपथ भी ली जाएगी, ठीक है। यहां तक 3 तक तो आप एक बार में याद कर लो। फोर्थ वाला अलग है तो फोर्थ वाला का पलक से याद करो कि 4 लोग जब तक नहीं आएंगे तो राज्यसभा चालू ही नहीं होगी। कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वही वाली 4 लोग जब तक नहीं आएंगे तो यार राज्यसभा चालू ही नहीं होगी। तो आप ऐसे याद कर लो ना कि 4, मतलब कुछ तो लोग चाहिए ना, अब वो कितने होने चाहिए वो मैं आपको राज्यसभा के चैप्टर में बताऊंगा, उन्हें गणपूर्ति कहते हैं, कोरम। तो आप ऐसे याद रखना कि 4 लोग से याद रखना 4 शेड्यूल, ओके, फोर्थ शेड्यूल। अब फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ याद रखना। देखो फिफ्थ शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया था, एससी, मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी, एससी एंड एसटी, ओके। लेकिन अब आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में केवल एसटीज का वर्णन किया गया। किसका? एसटीज का। और एसटीज भी कहां के, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इसको याद करने की तरकीब मैं आपको बता देता हूं। आपने गाना सुना होगा वो तम्मा तम्मा, तो वो तम्मा से आप याद करोगे। मैंने तो ऐसे किया हुआ, बाकी देखो कुछ एटीएम स्क्वायर से बताते हैं, कुछ अपनी अपनी ट्रिक्स बताते हैं। जो मेरी ट्रिक है वो है तम्मा, तो मैं तम्मा से याद करता हूं। आप समझ गए होंगे तम्मा क्या है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, ए से असम। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
फिर यहाँ तक 6 तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहला था इंडिया और इंडिया के स्टेट्स एंड ड्यूटीज। दूसरा सेकंड मींस ऐसे सैलरी, ऐसे सेकंड। थर्ड इज जब सैलरी ले ली तो शपथ भी लेंगे। फोर्थ इज आपको पता 4 लोग जब तक नहीं आएंगे राज्यसभा स्टार्ट नहीं होगी, तो फोर्थ 4 यानी मींस राज्यसभा। और फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ आप याद रखना, SC ST और सिक्स्थ ओनली ST। कहां से? 4 से, तम्मा तम्मा। तो जब भी 6 आए तो तम्मा तम्मा। ओके, आगे चलते हैं। 7 से अगर हम पढ़ते हैं तो देखो 6 से 7 6 से सूची, आप ये याद रखना, वो S था सेकंड वाला, सेकंड। और ये 6 से 7 और 6 से सूची। ओके, 3 तरह की सूचियां होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, आगे भी इसका बार बार जिक्र होगा। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची के जितने भी कार्य होते हैं वो केंद्र की जिम्मेदारी होती है। इसकी पूरी लिस्ट कौन किसके पास जाती है? केंद्र के पास। राज्य सूची जैसे कि नाम से ही लग रहा है राज्य के पास जाएगी, और समवर्ती सूची को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई भी इसका काम को कर सकता है। अब ये क्या है मैं बता देता हूं। पहले जब मूल संविधान बना था तो हमारे संविधान में 97 संघ सूची थी, जिसे बाद में 100 कर दिया गया। ऐसे राज्य में 66 थी। ओके, ये सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा है, इसे मैं सही कर देता हूं, 1 मिनट। ये 66 से 66 तो नहीं थी, ये 66 से 61 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 66 से 61। ये सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आई एम रियली सॉरी। 66 से 61 हो गई है, और ये समवर्ती सूची 47 से 52 हो गई है। ओके, 97 टू 100, 66 टू 61 हो गई है, और समवर्ती सूची पहले 47 थी, वो 52 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? केवल एक राज्य सूची ही है जो घटकर 5 घट गई है, 66 से 61 हो गई, बाकी बड़ी है, वो 3 बड़ी है, ये 5 बड़ी है। वैसे तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट यूपीएससी को कुछ नहीं पता। देखो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, आपके शरीर में सिर के ऊपर कितने बाल है वो ये भी पूछ सकती है यूपीएससी ओशियन लिटरली, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी बहुत कुछ है, जब यूपीएससी की अलग से मैं क्लासेस करवाऊंगा तो मैं और भी डिटेल्स में जाऊंगा, तो इसलिए भी डिटेल में नहीं जा रहा, पहले आपको एटलीस्ट मोटा मोटा तो जानकारी हो। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। 8th शेड्यूल भाषाओं के बारे में है। कितनी लैंग्वेजेस थी? जब मूल संविधान बना तो 14 लैंग्वेजेस थी। ओके, अब हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। इस टाइम संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं। पूछा जाता है संविधान में कितनी लैंग्वेजेस है, कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, कितनी है? 22 है। जब बना था कितनी थी? 14। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। फिर से रिवाइज करा देता हूं 8 के 8 तक। पहला इंडिया, दूसरा सैलरी, ओके, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, पांचवा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, छठा ओनली शेड्यूल ट्राइब, तम्मा तम्मा। ओके, 7th मैंने बताया यूनियन लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और सबसे लास्ट, यानी सबसे लास्ट नहीं कह सकता, जब का सबसे लास्ट था मूल संविधान था। 8 सूची थी पहले, मैंने आपको बताया था, पहले 8 सूची थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई। तो इसलिए मैंने उन 4 को टेबल में रखा ताकि आप उन 4 को अलग से डिफाइन कर सको। ठीक है, तो यहां तक 8 क्लियर। आगे चलते हैं। अभी देखो मैंने इस पूरी को एक टेबल में कर दिया है। 9th शेड्यूल जब जोड़ा गया, वो क्यों जोड़ा गया? वास्तव में हुआ क्या था, जब हमारा संविधान लागू हो गया तो कुछ भूमि बंदोबस्त में प्रॉब्लम आने लगी, जमींदारी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी, तो इसमें भूमि सुधार प्रणाली को अपनाया गया 9th शेड्यूल। ओके, ये सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था। ध्यान रखना, अमेंडमेंट्स होते हैं ना हमारे भारतीय संविधान में, सबसे पहला अमेंडमेंट था जो कि 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। इसमें पहले क्या होता था कि जब सुधार किया गया तो प्रॉब्लम यह आने लगी कि हम उसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते थे, हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या होता था, सरकार अपना फायदा उठाने लगी। तो जितने भी सब सरकार फायदा उठाती थी वो इसी शेड्यूल के अंतर्गत उठा लेती थी, 9 शेड्यूल के अंदर। तो इसलिए न्यायालय ने बाद में से कहा गया कि आप इसे अपील कर सकते हो, इट कैन बी चैलेंज, इट कैन बी चैलेंज, आप इसे चुनौती दे सकते हो। 10th शेड्यूल पे आते हैं, 10वां। तो 10वां शेड्यूल जो कि 52वां अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। अमेंडमेंट मींस होते हैं संशोधन। क्या होते हैं? संशोधन। 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून। ये क्या होता है? वास्तव में क्या हुआ था, इस समय छोटे छोटे दल जो चुनाव लड़ते थे उन्हें बहुमत नहीं मिल पाते थे, तो वो अपनी पार्टीज बदल बदल कर
जैसे मेंढक होते हैं ना कि इधर से फुदक के उधर, उधर से फुदक के इधर। देखो मैं इसे चित्रकारी से बताता हूं, आपको याद रहेगा। ये दो मेंढक हैं, इसको बहुमत मिल गया तो इधर चला गया, ठीक है। और मान लीजिए बहुमत इधर जाता है तो ये फुदक के फिर से इधर आ गया। तो ये पार्टीज बार बार चेंज कर रहे थे, तो इससे कभी कोई सी पूरी पार्टी खाली जाती थी तो कभी इतनी भरी रहती कि जगह नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम आने लगी सेंटर में। तो सदन के अंदर ये कानून लाया गया जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि इसमें आप कानून बदल नहीं सकते, अगर आप बदलते हो तो आपकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी। तो यू कैन नॉट चेंज योर पार्टी आफ्टर इलेक्शन। क्लियर है? सेकंड लास्ट शेड्यूल, 11th शेड्यूल। देखो आप इन दोनों को एक साथ याद रखना, 11th और 12th, क्योंकि दोनों क्या है, ये कार्यक्षेत्र में डिफाइन किए गए, पंचायती राज में डिफाइन किए गए। बट पहला वाला तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। पहला वाला तो ग्रामीण यानी कि रूरल से रिलेटेड है, ओके। और दूसरा वाला शहरी यानी कि अर्बन से रिलेटेड है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र बांटे गए तो 29 कार्यक्षेत्र बांटे गए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण और शहरी में, कि ग्रामीण जब कार्यक्षेत्र बांटे गए तो कितने बांटे गए, 29, 29, और जब शहरी में बांटे गए तो 18। ये चीज ध्यान रखना, ओके। और कुछ बुक्स में 92 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 93 लिखा हुआ है। मैंने काफी बुक्स रीड की तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया 92 to 93, 92 to 93। तो इसमें अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर 92 देता है क्वेश्चन में तो उसमें ऑप्शन में तो 92 लगा देना, 93 देता है तो 93 लगा देना। वो कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, फिर वरना एक साथ देंगे, ओके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अगर मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव्स के पीछे अभी इतना मत भागिएगा, पहले कंसेप्ट समझो, मैं ऑब्जेक्ट्स को अलग से चैप्टर में करा दूंगा, ठीक है। और आप ऑब्जेक्टिव अपने आप से भी लगा सकते हैं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप ये चैप्टर्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच।